राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो कि बहुपद है। इसमें हम लोग सबसे पहले चर, अचर, गुणांक, चर की घात, बीजीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद की घात, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपद के पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं चर और अचर क्या होता है। स्टूडेंट, बीजगणित चर और अचर इन दो टर्म पर टिकी है, तो इसलिए चर और अचर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चर और अचर को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तथा पेनों की संख्या 10 है। अतः पेनों की कुल कीमत कितनी होगी? एक पेन का मूल्य गुणे पेनों की संख्या। ठीक है, इस व्यंजक से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि सभी पेनों की कुल कितनी कीमत होगी। तो एक पेन का मूल्य कितना रुपया है? 5 रुपया। और पेनों की संख्या क्या है? कुल पेन है 10। तो इस कुल कीमत कितनी हो गई सभी पेनों की? 10 बचे 50 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, अब यदि हम लोग मान लेते हैं कि पेनों की संख्या पेनों की संख्या 10 ना होकर 15 है, तब पेनों की कुल कीमत कितनी होगी? एक पेन का मूल्य आपका वही 5 रुपया है और पेनों की अब संख्या 10 ना होकर कितनी है? 15 है। तो अब कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 15 बचे 75 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, पेनों की संख्या ये 10 है, तो पेनों की कुल कीमत कितनी होती है? 5 × 10 50। पेनों की संख्या यदि 15 हो जाती है तो कीमत हो जाती है 75। ये मान लिया जाए पेनों की संख्या 20 है, तब कुल कीमत कितनी होगी? कुल कीमत 5 × 20, 20 पंचे 100 रुपया होगी। इन तीनों स्थितियों में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? एक स्थिति ये है, स्थिति ये है, तीसरी स्थिति ये है। इसमें इन तीनों स्थितियों में एक चीज सेम है, वो है एक पेन का मूल्य 5 रुपये, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और पेनों की संख्या चेंज हो रही है। ठीक है, अर्थात पेनों की कुल संख्या चेंज हो रही है। यदि हमें पेनों की कुल कीमत निकालनी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पेन का मूल्य और पेनों की संख्या को गुणा कर रहे हैं। ठीक है, ये इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखें, यदि मान लें कि पेनों की संख्या x है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पेनों की कुल कीमत को हम लोग लिख सकते हैं 5 × x अर्थात 5x। ओके, यहां पर हम लोग x का मान चेंज करके ये तीनों वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यदि x की वैल्यू 10 है
तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगी। यदि x का मान 15 है, ये 10 है, तो इससे ये मिलेगी वैल्यू 15 है, तो उससे हम लोगों को ये वैल्यू मिलने वाली है। और यदि x की वैल्यू हम लोगों ने 20 रखी है, तो इससे हम लोगों को ये वैल्यू मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि 5 आपका जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, x आपका चेंज हो रहा है। चर अचर में क्या डिफरेंस है? इसी चर वह राशि होती है जिसका मान सदैव बदलता रहता है। अतः यहाँ पर x या यहाँ पर पेनों की संख्या आपका चर है। और अचर क्या होता है? अचर जैसा कि इंग्लिश में इसका नाम है कांस्टेंट, यानी जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है अर्थात नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। यहाँ पर 5 आपका अचर है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होते हैं जिनका मान सदैव बदलता है। हर प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन में चर का मान अलग अलग होगा, परंतु चर का मान चेंज होगा, परंतु अचर का मान चेंज नहीं होगा। तो इसको सही से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो चर आपको समझ में आ गया। जिसका मान परिवर्तित होता है चर कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चर को कैसे लिखेंगे? तो अभी हमने इस एग्जांपल में देखा था कि जो पेनों की संख्या थी वो चर था और उसको हमने x लिख दिया था। x के स्थान पे हम लोग उसको कोई भी लेटर लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं या z लिख सकते हैं। तो चर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चरों को किसी भी भाषा के अक्षरों से निरूपित करते हैं। चरों को हम लोग किसी भी भाषा के अक्षरों से निरूपित कर सकते हैं, परंतु हम लोग अधिकतर ABCD अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स का ही यूज करते हैं। तो लिख लेते हैं जैसे ABCD से लिखे XYZ, बट हम लोग अधिकतर प्रश्नों में XYZ को ही चर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। बट किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को हम लोग चर के रूप में निरूपित कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को भी का, खा, गा आदि ये भी लेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। बट हम लोग आजकल इंग्लिश अल्फाबेट्स को ही लेते हैं, इसलिए चलो हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टर्म है अचर। अचर क्या है? अचर कांस्टेंट, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि जिसका मान, अचर का मान कभी चेंज नहीं होता। तो इसको डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, जिसका मान सदैव समान रहता है, समान रहता है, अचर कहलाता है। अचर कहलाता है। ओके, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अचर को बहुधा, जितने भी अचर हैं इनको ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस में नेचुरल नंबर से प्रदर्शित करते हैं।
अचर को बहुधा नेचुरल नंबर से ही नहीं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इसलिए हम बोल सकते हैं अचर को बहुधा वास्तविक संख्या भी ना लिखिए, संख्याओं या कह सकते हैं अंकों से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं जैसे 1 2 3 या 5/2 या √3 आदि। किसी भी संख्या से, वो संख्या वास्तविक भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, इसलिए हमने किसी यहाँ पे संख्या, किसी पर्टिकुलर संख्या का नाम नहीं लिखा, संख्याओं का लिखा। वो संख्या वास्तविक संख्या भी हो सकती है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। अचर को प्रायः बहुधा मीन्स ज्यादातर तो संख्याओं से ही निरूपित करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम लोग लेटर्स का भी यूज करते हैं। कभी कभी अचर को A B C से भी निरूपित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी क्या कंडीशन होती है, उस क्वेश्चन में उस अचर का मान सदैव स्थिर रहता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए यदि किसी एक पेन का मूल्य ₹1 है, एक पेन का मूल्य ₹1 है, तब X पेन का मूल्य कितना होगा, एक पेन का मूल्य गुणे पेनों की संख्या, दैट इज X, X रुपया होगा, ठीक है। अब यहां पर एक पेन का जो मूल्य है A वो स्थिर रहेगा, पेनों की संख्या चेंज हो सकती है। X का मान कुछ भी हो सकता है, X का मान 2 पेन, 5 पेन, 6 पेन, ठीक है। इसलिए A यहां पर अचर है और X आपका चर है। ओके स्टूडेंट, तो चर क्या होता है, जिनके मान हमेशा बदलते हैं उन्हें चर कहते हैं, और जिनके मान सदैव स्थिर रहते हैं, समान रहते हैं, उन्हें अचर कहते हैं। चरों को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला या किसी भी भाषा के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। बहुधा हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स का यूज करते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा हम लोग X Y Z से ही चरों को प्रदर्शित करते हैं। अचर को बहुधा हम लोग संख्याओं से निरूपित करते हैं, जैसे 1 2 3 या किसी फ्रैक्शन में या किसी अपरिमेय संख्या के रूप में। कभी कभी हम लोग अचर को अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से भी यूज करते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में उन अचर के मान, उन लेटर्स के मान फिक्स होते हैं, अर्थात अचर के जैसे व्यवहार करते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में है, एक पेन का मूल्य ₹1 है, तब X पेन का मूल्य AX होगा। यहाँ पर A सदैव फिक्स रहेगा, X का मान बदल सकता है, इसलिए A आपका अचर है और X चर। ओके स्टूडेंट, ये आप नोट कर लीजिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं गुणांक क्या होते हैं। नोट कर लिया। देखिए आगे गुणांक और चर की घात को पढ़ने से पहले हम लोग बीजीय व्यंजक क्या होता है ये पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, अचर गुणे चर की घात कोई वास्तविक संख्या, इस रूप के संबंध को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। यदि किसी व्यंजक में एक अचर और चर की गुणा है, जिसमें चर की घात कोई भी वास्तविक संख्या है, तो इस
संबंध को, इस व्यंजक को, इस गुणनफल को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5 गुणे x की घात 2। ओके, ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। इसको इन शॉर्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे 5x²। इसी प्रकार से -3x की पावर -5, 1/2 y की पावर 3/2 आदि। ये सब आपकी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक है। इसमें अचर पद 5 और चर x है। x की घात 2 जो कि एक वास्तविक संख्या है, नेचुरल नंबर भी है। इसमें दूसरे बीजीय व्यंजक में -3, x की घात -5 में 3 आपका अचर पद है, x आपका चर है और इसकी घात -5 है। इसी प्रकार से 1/2 आपका चर पद है और y आपका चर है, इसके ऊपर घात 3/2 है। ये तीनों के तीनों बीजीय व्यंजक हैं। तो बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अचर गुणे चर की घात वास्तविक संख्या। इस रूप में जो कोई भी व्यंजक होगा वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं किसी फंक्शन में एक से अधिक बीजीय व्यंजक होते हैं। इस प्रकार के पद प्लस या माइनस चिन्हों के साथ होते हैं, अर्थात 2, तो इसके लिख देते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों का योगफल भी एक बीजीय व्यंजक होता है। एक बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग जैसे 3x² एक बीजीय व्यंजक है, इसमें हम लोगों ने एक 2x व्यंजक जोड़ दिया, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। 3x² + 2x, इसमें 2 बीजीय व्यंजक जुड़े हुए हैं, जिससे एक नया बीजीय व्यंजक प्राप्त हो रहा है। कितने ही व्यंजक हम जोड़ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी जोड़ सकते हैं। 5x³ - x² + 2x। इसी प्रकार से बहुत से बीजीय व्यंजक हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, जैसे x² + 2x + 3, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। एक बीजीय व्यंजक है। 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों का योगफल भी एक बीजीय व्यंजक होता है। योगफल, इसी प्रकार से योगफल के साथ साथ गुणनफल भी एक बीजीय व्यंजक होगा। 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों का गुणनफल या भागफल भी एक बीजीय व्यंजक होता है। एक बीजीय व्यंजक होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे 3x² एक बीजीय व्यंजक है और इस पे हमने दूसरे नए बीजीय व्यंजक 2x का गुणा कर देंगे, तो इससे नया बीजीय व्यंजक क्या प्राप्त होगा, 2 × 6, x सब समान चर है, इनकी पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो x की पावर 3।
तो इन दो अलग अलग बीजीय व्यंजकों के गुणनफल से जो एक नया बीजीय व्यंजक 6x की पावर 3 प्राप्त हुआ है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से भागफल ये देख लेते हैं, जैसे 6x² डिवाइडेड बाय 3x, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² अपॉन 3x, उसको डिवाइड करेंगे 3 दूना 6, x से इसकी पावर प्लस हो जाएगी तो आएगा 2x, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों को अगर जोड़ेंगे तो उससे भी जो हमें योगफल प्राप्त होगा वो एक बीजीय व्यंजक होगा, जैसा कि इसमें हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों को गुणा करेंगे या उनको भाग करेंगे तो उससे भी जो हमें रिजल्ट आएगा वो भी एक बीजीय व्यंजक होगा, जैसा कि एग्जाम्पल से स्पष्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो बीजीय व्यंजक आपको समझ आ गया, जो इस रूप का कोई व्यंजक होगा वो बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसकी घात कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, प्लस में, माइनस में, भिन्न में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि गुणांक और चर क्या होता है। उससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो बीजीय व्यंजक के बाद अब हम लोग जानेंगे कि गुणांक क्या होता है और चर की घात क्या होता है। तो गुणांक क्या होगा, किसी बीजीय व्यंजक के चर के साथ गुणा किए गए अचर को गुणांक कहते हैं। गुणांक को से एक संबंधित नोट भी है, गुणांक को बताते समय अचर के साथ उस बीजीय व्यंजक के चिन्ह को भी बताना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बीजीय व्यंजक ले लेते हैं, मान लीजिए 3x की पावर -2, इसमें x की पावर -2 यानी ये चर है का गुणांक क्या है, 3 है, प्लस है तो +3 है, चिन्ह बताना आवश्यक है ना, तो प्लस यहां पर है इसलिए प्लस का 3 बताया गया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और लेते हैं, -3/2x² में x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक देखिए डेफिनेशन क्या है, किसी बीजीय व्यंजक के चर के साथ गुणा, तो ये चर x है, इस x² इसके साथ गुणा में क्या लिखा हुआ है 3/2, और उसके साथ बीजीय व्यंजक के चिन्ह को भी बताना आवश्यक होता है। बीजीय व्यंजक का चिन्ह है माइनस, 3/2 के साथ माइनस बताएंगे। ठीक है, तो इस बीजीय व्यंजक में x² का गुणांक क्या है, -3/2, ओके, -3/2 है। तो गुणांक समझ में आ गया, किसी बीजीय व्यंजक में जो चर के साथ आगे गुणा में लिखा होता है उसे ही उस चर का गुणांक कहते हैं, और उसके गुणांक के साथ उसके आगे जो चिन्ह है उसको उसके साथ में लिखते हैं। जैसे इसमें +3 है तो इसका गुणांक +3 हुआ, यहाँ पर x² गुणांक -3/2 है तो ये माइनस के साथ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट चर की घात क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, किसी बीजीय व्यंजक के चर के ऊपर लिखी गई संख्या या अंक चिन्ह सहित चर की घात कहलाती है। इसमें भी कोई बीजीय व्यंजक लेते हैं, जैसे ऊपर के उदाहरण को ले लेते हैं, जैसे यहां लिखा था 3x की पावर -2, इसमें चर क्या है x, तो चर x की घात क्या है, क्या बोला गया इसमें, डेफिनेशन क्या बता रही है इसकी, किसी बीजीय व्यंजक के चर के ऊपर लिखी संख्या, वही संख्या जो वास्तविक संख्या की बात किया कर रहे थे, x चर है, इसके ऊपर जो भी संख्या लिखी हुई है वो क्या होगा, चर की घात कहलाती है। तो 3x पावर -2 में चर x की घात क्या होगी, -2, चिन्ह सही -2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5x की पावर 3/2 में x की घात कितनी है, में x की घात
3y। तो गुणांक और चर कैसे आप लोग बताओगे, समझ आ गया? नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बहुपद क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं इसके बाद हम लोग ये जानेंगे। उससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 आदि। अर्थात किसी भी बीजीय व्यंजक की घात यदि 0, 1, 2, 3, 4 होगी तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी होती हैं तथा इसके साथ पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसलिए हमको वही बीजीय व्यंजक हम बहुपद कहेंगे, उन्हीं बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कहेंगे जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। उदाहरण के लिए 3x² एक बीजीय व्यंजक है। 3x² आपका एक बीजीय व्यंजक है। इसमें चर x की घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक आपका बहुपद ही कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा बीजीय व्यंजक जिसका एक पद है x², दूसरा 3x, इसमें चर की घात जो 2 है वो भी आपकी पूर्ण संख्या है, और इसमें x की घात 1 है वो भी आपकी पूर्ण संख्या है। अगला बीजीय व्यंजक 2x², इसमें चर की घात 2 है, इसमें चर की घात 1 है। यहाँ पे चर नहीं है, यदि चर यहाँ पर होता तो क्या होता? x की घात 0 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात 0 है, 0 आपकी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बीजीय व्यंजक आपका बहुपद है। जिस प्रकार से 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों को जोड़ने से जो हमको रिजल्ट मिलता है वो बीजीय व्यंजक होता है, उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक बहुपदों को जोड़ने से भी हमें बहुपद ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए ये अलग अलग बहुपद है और योगफल से जो हमें मिलेगा वो भी बहुपद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5xy, इसमें x की घात 1 और y की घात 1 है, ये भी बहुपद है। लेकिन इन बहुपदों, इस बहुपद में एक अंतर है, ये बहुपद एक चर x में बहुपद है और ये बहुपद 2 चरों x और y में बहुपद है। अगला बहुपद 3x² प्लस 2y, इसमें भी चर की घात 2 पूर्ण संख्या है, इसमें y की घात 1 पूर्ण संख्या है, ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये 2 चरों x और y में बहुपद है। हम लोग क्लास 9th में जो भी आगे की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उनमें केवल एक चर में बहुपदों के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग आगे से केवल एक चर में बहुपदों की ही बात करेंगे, 2 चर में बहुपदों की बात नहीं करेंगे। परंतु हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये भी बहुपद होते हैं, 2 चर में बहुपद हो सकते हैं, 3 चर में हो सकते हैं या n चरों में भी बहुपद हो सकते हैं, बशर्ते कि उसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुपद की डेफिनेशन के बाद हम लोग बहुपद की घात क्या होती है इसको पढ़ेंगे। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद की घात क्या होती है, जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक बहुपद है, इसमें चर की घात 2 है और यहाँ पे चर की घात 1 है, इस चर की घात 2 और यहाँ पर 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी या 1 होगी। इसी प्रकार से इसमें, इस बहुपद में एक चर x की घात 2 है, यहाँ पे चर x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है,
तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी, 1 होगी या 0 होगी। तो उसके लिए हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, किसी बहुपद में उपस्थित चर की महत्तम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस बहुपद का घात होगी। उदाहरण के लिए बहुपद 3x² - x + 1 की घात क्या होगी, तो इसमें चर 2 जगह है, इस चर की घात 2 है, यहां पे चर की घात 1 है, तो महत्तम घात क्या होगी 2, तो इस बहुपद की घात क्या होगी आपकी 2 होगी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देते हैं, तथा बहुपद 5x³ - 2x + 6 की घात क्या होगी, इसमें चर x की महत्तम घात क्या है 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी 3 होगी। ठीक है, तो बहुपद की घात आप लोग निकालेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.1 में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इसे अभी हम देखेंगे। इससे पहले पढ़े थे बहुपद के पद। तो बहुपद के पद क्या होते हैं, इस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़े थे। बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के पद, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों को जोड़ने से एक नया बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक बहुपदों को जोड़ने से भी जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक बहुपद होता है। तो जिन बहुपदों को जोड़ते हैं उन छोटे छोटे बहुपदों को उस बड़े बहुपद के पद कहते हैं। ओके, तो इसको एक एग्जाम्पल से ही देखते हैं। जैसे बहुपद, ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं, लेते हैं बहुपद 3x² - x + 1 में 3 पद हैं। 3 पद कौन कौन से हैं, 3 पद क्रमशः 3x², दूसरा क्या होगा -x और 1 है। ओके, तो जो बहुपद जोड़ने से ये बहुपद प्राप्त हुआ है वे बहुपद इस बहुपद के पद कहलाते हैं। तो इस बहुपद में 3 पद हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और लेते हैं 2x + 3, इस बहुपद में 3 पद हैं। 3 पद कौन कौन से, 2x तथा 3 है। तो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से हम लोग उस बहुपद के पद बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग 2 पॉइंट और पढ़ेंगे। घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद की घात हम लोग समझ लिए हैं। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में उपस्थित चर की महत्तम घात उस बहुपद की घात होती है। यानी जिस बहुपद की घात हमें बताई होती है उस बहुपद में जितने भी चर होते हैं उन सब की घातों में कंपेयर करते हैं, और जिसकी घात सबसे बड़ी होती है तो वही घात उस बहुपद की घात कहलाती है। नेक्स्ट, पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पद क्या होते हैं, बहुपद के हमने पढ़ लिया। जिन
छोटे छोटे बीजी व्यंजकों या बहुपदों को जोड़ने से जो बड़ा बहुपद मिलता है, उन छोटे छोटे बहुपदों को ही उस बड़े बहुपद के पद कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं 3x² - x + 1। इस बहुपद में 3 पद हैं, पहला 3x², दूसरा -x और तीसरा +1। इसी प्रकार से दूसरा बहुपद लेते हैं, इसमें 2 पद हैं, 2x और 3। इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम सही से देते हैं। ये हमने लिया था एग्जाम्पल 2x + 3। तो इसमें क्या है, 2 पद है, 2 पद 2x तथा 3। ओके स्टूडेंट, दिख रहा है? तो इस प्रकार से बहुपद के पद। तो अब 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण और पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। घात के आधार पर बहुपद मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? क्योंकि घात के आधार पर है, बहुपद की घात क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी बहुपद के चर की महत्तम घात उस बहुपद की घात होती है। तो जिस रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 1 होगी उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। अर्थात डेफिनेशन की क्या हो जाएगी? जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात 1 होती है, 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे 3x + 2। इस बहुपद की घात क्या है? 3x + 2 की घात 1 है ना? अतः यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 5x, ये भी एक रैखिक बहुपद है। ठीक है। सेकंड होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अर्थात इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसा कि नाम से ही है, जिसमें जिस बहुपद की घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, वो बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे 5x², इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है। 3x² + 1, ये भी एक द्विघात बहुपद है।
3x² प्लस x प्लस 5, ये भी एक द्विघात बहुपद है। तो इस प्रकार से अन्य द्विघात बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद। थर्ड होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन क्या हम लोग दे सकते हैं कि जिस बहुपद की घात जिस बहुपद की घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे 5x³ इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है। ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है, और अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। ओके, x³ माइनस 5 ये भी एक त्रिघात बहुपद है। 2x³ माइनस 5x प्लस 6 ये भी एक त्रिघात बहुपद है। इसके अलावा y³ प्लस 2y² माइनस 3y प्लस 5 ये भी एक त्रिघात बहुपद है कि इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपद मुख्यतया ये 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। उससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पद के आधार पर भी बहुपद मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक पदी बहुपद, जिसे इंग्लिश में मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। मोनोमियल्स एक, इसलिए इसे मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसा कि इसके हिंदी नाम से ही क्लियर है, एक पदी बहुपद अर्थात वह बहुपद जिसमें पद कितने हो, एक हो, अर्थात ये 2 या 2 से अधिक बहुपद इसमें योगफल के रूप में नहीं होंगे, इसमें केवल एक बीजीय व्यंजक होगा और उस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होगी, इसलिए वो बीजीय व्यंजक एक पदी बहुपद होगा। ठीक है, तो एक पदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है। तो इसकी डेफिनेशन लेते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे 5x एक पद है, 3x² इसमें घात से हमें कोई मतलब नहीं है, 3x² इसमें केवल एक पद है, चर की घात 2 है, यहां पर चर की घात 1 है, परंतु ये दोनों ही एक पदी बहुपद है। ठीक है, 7 आदि, 7 भी एक पदी बहुपद है क्योंकि यहां पर चर की घात क्या है, x की घात 0 जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, सेकेंड द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोमियल।
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो इसके भी नाम से क्लियर है, द्विपदी यानी वह बहुपद जिसमें अधिकतम दो पद हो। जिस बहुपद में अधिकतम दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? द्विपदी बहुपद के उदाहरण x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 2 आदि। ये तीनों ही बहुपदों में अधिकतम पदों की संख्या 2 है। ठीक है। इसके बाद तीसरा बहुपद क्या होगा? पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होगा? जिस बहुपद में अधिकतम 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। क्योंकि त्रिपदी इसमें अधिकतम 3 पद होंगे उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, देखिए इसमें 3 पद है। 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसमें भी 3 पद है, इसलिए ये त्रिपदी बहुपद होगा। त्रिपदी पदों के आधार पर बहुपद को देखते समय घात क्या है? घात पूर्ण संख्या तो होनी चाहिए, परंतु घात कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पद कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें भी 3 पद है, इसमें भी 3 पद, इसलिए ये दोनों बहुपद त्रिपदी बहुपद होंगे। तो पदों के आधार पर मुख्य 3 बहुपद होते हैं। एक पदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है अधिकतम, द्विपदी बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 होती है, त्रिपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या अधिकतम 3 होती है। इनके अलावा 2 अन्य बहुपद भी हैं, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अचर बहुपद क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही है, यानी जिनमें केवल ऐसे बहुपद जिनमें केवल अचर पद ही हो, अर्थात चर पद ना हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो चर पद कब नहीं होगा? यदि x की पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। इसलिए डेफिनेशन क्या कहेंगे? वह बहुपद जिसमें चर की घात 0 होती है अचर बहुपद कहलाता है। ओके, x की घात 0 होती है, जैसे 2, 5, 7/2 आदि। 2 कैसे है? इसको लिख सकते हैं 2x की घात 0, इसका मान 2 ही आएगा क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होगा, इसलिए 2x पावर 0 दैट इज इक्वल टू 2। -5 को भी हम लोग -5 × x पावर 0 लिख सकते हैं, और 7/2 को 7/2 × x पावर 0। ठीक है, और तीनों ही स्थितियों में x पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, इसलिए तीनों अचर बहुपद है। ठीक है। इसके बाद शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद, शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य को अचर बहुपद क्यों नहीं कह सकते? क्वेश्चन हो सकता है कि शून्य अचर बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य यदि x पावर 0 है तब तो ये अचर बहुपद होता, परंतु यदि शून्य × x की पावर 1 हो या 2 हो तब भी शून्य आएगा। 0 की पावर 0 × x पावर 3 हो तब भी शून्य आएगा। लेकिन इन दोनों स्थितियों में ये अचर बहुपद नहीं होगा। जरा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। 0x पावर 0 हो तो 0 आएगा, या फिर 0 × x पावर 1 होगा तो भी 0 इसकी वैल्यू होगी, या 0 × x पावर 2 होगा तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी। परंतु इन दोनों स्थितियों में इसको अचर बहुपद नहीं बोल सकते, क्योंकि अचर बहुपद की परिभाषा क्या है? वह बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो। इन दोनों में चर की घात 0 नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में शून्य को
अचर बहुपद नहीं बोल सकते हैं। अचर बहुपद बोलने के लिए सिर्फ x cos 0 होना चाहिए, जो कि ऐसे होगा, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि यही कंडीशन हो। ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए 0 को एक अलग बहुपद नाम दे दिया गया, शून्य बहुपद, इसलिए शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इन टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। एक बार फिर से हम लोग मुख्य मुख्य बिंदुओं को रिपीट कर लेते हैं। हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो जिन बिंदुओं पर मिलेंगे उन बिंदुओं को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद हम लोगों ने डेफिनेशन भी कर ली है। क्या होता है बहुपद? उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। चर की घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आदि संख्याएं बहुपद होंगी। ओके स्टूडेंट, तो बहुपद आप समझ जाएंगे, पहचानेंगे। ये सभी क्या है? एक चर x में बहुपद है, एक चर x में बहुपद है। इसी प्रकार से यदि हम इसको ले 2t प्लस 3y प्लस 1, तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये दो चरों t और y में बहुपद है, ठीक है। और ये एक चर x में बहुपद है, ठीक है। इसके बाद बहुपद की घात क्या होती है? उससे पहले गुणांक आपको आना चाहिए। तो इसमें या बहुपद के पद, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है बहुपद में? तो यहां पे हम लोग ने बताया था कि हम लोग दो चर में बहुपदों की बात नहीं करेंगे, एक चर में बहुपद की बात करेंगे। तो मानिए 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, जिस बहुपद की घात हमसे पूछी जाएगी उस बहुपद में जो भी चर उपस्थित है उन सब में जो बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। जैसे यहाँ पे x घात 2 है, यहाँ पर x घात 1 है, यहाँ पर x घात क्या होगी? यहाँ पर x नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? x घात 0 है, चर अचर पद के साथ अगर x घात पूछी जाएगी तो क्या बताओगे? 0। तो यहाँ पे x घात 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो x की घात 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हुई? 2। इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? इसकी घात आपकी 2 हुई। तो बड़ी आसानी से आप किसी बहुपद की घात जानोगे। बहुपद के पद की बात करें, बहुपद के पद क्या होते हैं? तो बहुपद में जो छोटे छोटे बीजीय व्यंजक जिनको जोड़ने से बहुपद प्राप्त हो रहा है उन बीजीय व्यंजकों को उस बहुपद के पद कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक पद ये हो गया, एक ये पद हो गया और तीसरा ये पद हो गया। तो इसमें कुल कितने पद हैं? कुल 3 पद हैं। इसी प्रकार से इस बहुपद में कितने पद हैं? में 2 पद है। 5x स्क्वायर में 1 पद, ठीक है। इसके बाद गुणांक भी पूछा जाएगा आपको। तो गुणांक आप कैसे बताओगे? तो गुणांक के लिए जैसे 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक कितना है? 3 है, ठीक है। एक बड़ा बहुपद लेते हैं जैसे 5x प्लस 2 में x का गुणांक, में x का गुणांक क्या है? 5, ठीक है। इसी प्रकार x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में x का गुणांक
की बात करें तो क्या होगा, x का गुणांक कितना है, देखो चिन्ह के साथ उसके साथ जो अक्षर पद लगा होगा उसको कहेंगे, तो क्या है -3। ठीक है, फिर आपसे गुणांक पूछा जाएगा तो गुणांक आप बता दोगे। बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात होती है, और बहुपद के पद क्या होंगे, जिन बहुपदों को जोड़ने से वो नया बहुपद प्राप्त हुआ है उसके उन सभी बीजीय व्यंजकों को अलग अलग उनके पद कहते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है। इसके बाद बहुपद के प्रकार, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर हमने इनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, घातों के आधार पे और पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पे क्या होते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिनमें अधिकतम घात 1 होती है, जिनकी घात क्या हो, 1 हो, जैसे 3x 5x + 2 आदि। सेकेंड, द्विघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात 2 हो, जैसे x² - 1 5x² x² + 3x + 1 आदि। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद क्या होंगे, जिसमें अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, जैसे x³ + 1 2x³ - 5x + 1, और भी क्या हो सकता है 3x³ - 2x² + x + 6, यानी त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। इसी प्रकार से पदों के आधार पर हम लोगों ने कैसे इसको वर्गीकृत किया था, पदों के आधार पर एक पदी, बहुपद यानी जिसमें अधिकतम एक पद हो, जैसे 3x 5x² 3x³ आदि। ठीक है, द्विपदी बहुपद जिसमें अधिकतम दो पद हो, जैसे 3x + 2 x² + 1। इसी प्रकार से थर्ड क्या था, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें अधिकतम 3 पद हो, जैसे। ठीक है, तो इतने बिंदु हमें अच्छे से याद होंगे, तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरमे बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं, तो जो भी व्यंजक है नोट कर लेते हैं। पहला व्यंजक है 4x² - 3x + 7।
सेकेंड है वाई स्क्वायर प्लस √2, सही से लिखेंगे व्यंजक वाई स्क्वायर प्लस √2। थर्ड व्यंजक है 3√t प्लस t √2। फोर्थ है y प्लस 2/y। एंड फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, व्यंजक इतना ये बहुपद है कि नहीं है, तो व्यंजक ये बहुपद है ना, चूंकि कार्ड भी लिखेंगे, चूंकि व्यंजक में प्रत्येक चर x की घात एक पूर्ण संख्या है, अतः व्यंजक पूर्ण संख्या है तथा एक ही चर है ना, तथा एक ही चर है, अतः व्यंजक एक चर x में बहुपद है। ठीक है, सेकेंड में क्या देखिए, वाई स्क्वायर प्लस √2, तो ये आपका अचर पद है और ये चर पद है, ये बीजी व्यंजक है और इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है, और ये भी एक बहुपद है, इसलिए ये व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा। तो यहां पर भी हमको कारण लिखना होगा, चूंकि व्यंजक में चर की घात y लिख सकते हैं, चर y की घात एक पूर्ण संख्या है तथा एक चर y है, अतः व्यंजक एक चर y में बहुपद है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 3t की पावर 1/2, अंडर रूट का साइन हटाने के बाद उस चर की ऊपर पावर में 1/2 लिख देते हैं, यहां पर t√2 ऐसे लेंगे। तो यहां पे क्या है, चूंकि व्यंजक में एक चर t की एक घात पूर्ण संख्या नहीं है, एक घात, और वो घात कौन सी लिख देते हैं, एक घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद के लिए मुख्य कंडीशन क्या है, चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए ये नहीं है, इसलिए ये व्यंजक बहुपद नहीं है। यहां पर ये जो बीजी व्यंजक है ये तो बहुपद है, लेकिन जितने भी बहुपद हैं अलग अलग सभी बहुपद होने चाहिए, तभी वो पूरा योगफल परिणाम जो है व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस, ये y ऊपर जाएगा तो 2 × y की पावर -1 होगा। -1 फिर से क्या है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर 0 1 2 3 4 ये होना चाहिए घात में, ना तो बटे में होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और ना ही माइनस में होना चाहिए।
तो यहाँ पे बटे में था, यहाँ माइनस में, इसलिए व्यंजक बहुपद ही नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि चर y की घात -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः व्यंजक बहुपद नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें 3 चर है और तीनों ही चर की घातें क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये 3 चरों x y t 3 चरों में बहुपद है। चूंकि व्यंजक में प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है तथा व्यंजक में 3 चर है, अतः व्यंजक 3 चरों x y व t में एक बहुपद है। ठीक है, तो अभी जो भी आपने इधर सीखा कि बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, उसी की डेफिनेशन के ऊपर हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों नोट कर लिए। क्या कह रहे हैं, इन चारों में हमें क्या करना है, व्यंजकों में x² का गुणांक हमको ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था गुणांक क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर के साथ जो अचर जुड़ा रहता है, उस अचर को चिन्ह के साथ, उसके आगे जो चिन्ह लगा रहता है उस चिन्ह के साथ उस चर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो आप पहला देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक पूछा है सभी में। x² का गुणांक तो x² ये है, इसके आगे अचर पद कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 1। ओके, 1 है, उसके आगे प्लस है, तो +1 ना लिखिए, केवल 1 लिखेंगे। ओके, इसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसका आंसर क्या होगा, x² का गुणांक। तो यहाँ x² के आगे भी कोई अचर पद नहीं है, तो 1 मानेंगे, और उससे पहले चिन्ह माइनस है, माइनस स्टार्ट में और बीच में हर जगह लिखा था, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। क्योंकि प्लस स्टार्ट में नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, π/2, तो ये हो जाएगा π/2, प्लस है तो प्लस π/2। ओके, नेक्स्ट x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, कंप्लीट लिखेंगे ऐसे ही शॉर्ट में, बस आंसर ही नोट कर देंगे, ऐसे ही लिखेंगे कंप्लीट, है ना। तो x² गुणांक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² का पद ही नहीं है, तो यदि x² का पद ही नहीं है तो मान लिया कि ऐसे लिखा होगा x² का गुणांक क्या होगा, 0 है, तब ये 0 हो गया। ओके, तो जिसमें x² का टर्म नहीं होगा या फिर जिस चर का गुणांक पूछेगा वो चर उसमें नहीं होगा, तो उसका गुणांक, ऐसे चर का गुणांक क्या होता है, 0। तो यहाँ पे x² नहीं है, तो x² गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व ऑफ नहीं कर रहे, यहीं पे देख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपद क्या होगा, 35 घात का द्विपद यानी ऐसा बहुपद लिखिए जिसमें पद 2 हो
और उस पद की घात क्या हो, उस बहुपद की घात क्या हो 35 हो, अधिकतम घात। पदों की संख्या 2 हो और उस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो 35 हो। और आपको स्वयं लिखना है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी बच्चा लिखेगा तो अलग अलग हो सकता है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग आंसर मैच कराओगे तो आंसर कुछ भी हो सकता है। तो 35 घात का द्विपद क्या हो जाएगा, आप लोग ऐसे लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस 2 पद हो गए, इसलिए द्विपद हो गया, और इस बहुपद की अधिकतम घात 35 है, इसलिए ये 35 घात का एक द्विपद हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही आपको लिखना है, ये लिखो या कुछ भी लिखो, x की पावर तो 35 हो गई होगा। ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पूछ रहा है 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए तथा 100 घात का एक पदी। तो 100 घात का एक पदी क्या होगा, यानी इसमें अधिकतम घात 100 हो और उसमें केवल एक पद हो, तो x की घात 100, यानी को लिखना चाहते हो 5x की घात 100। x की घात तो 100 ही रखना है, गुणांक में आप कुछ भी लिख सकते हो और प्लस माइनस भी कुछ नहीं कर सकते कि एक ही पद लिखना है, तो इसमें से कोई भी एक आंसर आप नोट कर सकते हो। ओके, इन लोग देख लीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है, तो मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं। फर्स्ट है, इसमें बहुपद लिखा गया, इसमें बहुपद लिखते हैं, जिसमें व्यंजक था हमने उसमें व्यंजक लिखा था। इसमें पहला बहुपद है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो हमने बताया था बहुपद की घात क्या होती है, उस बहुपद में उपस्थित चर की महत्तम घात उस बहुपद की घात होगी। ठीक है, तो लिखेंगे महत्तम घात वाला पद क्या है, 5x की घात 3 है। ठीक है, तो और अतः ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो बहुपद की महत्तम घात इतनी है इसलिए बहुपद की घात इतनी है। ठीक है, तो ऐसे लेते हैं बहुपद की महत्तम घात कितनी है, 3 है, अतः बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। या सीधे सीधे भी लिख सकते हैं बहुपद की घात इसमें। तो एक और देख लेते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड में बहुपद है 5t माइनस √7। तो यहां पे बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात। यहां पे बहुपद देखिए, इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, इसमें चर एक ही है t, तो इसी चर की जो घात होगी इसमें कंपेयर करना है। यहाँ पे जो t है उसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे t की पावर 1 है, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। थर्ड के बाद फोर्थ भी देख लीजिए, फोर्थ सेकेंड अभिमान से कर लीजिएगा। फोर्थ में बहुपद क्या है, 3 है, तो यहां पे बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होता है, चर के अधिकतम घात। तो चर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं इसको, 3x की पावर 0। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 0, इसलिए बहुपद की घात 0 होगी। ओके, तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट थर्ड फोर्थ मैंने कर दिया। सेकेंड में क्या है, सेकेंड 4 - y² अधिकतम घात क्या हो जाएगी, सेकेंड में
4 माइनस वाई स्क्वायर है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि ये बहुपद घात के आधार पर किस प्रकार के हैं। हमने पढ़ा बहुपद कि घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण और पदों के आधार पर। तो घात के आधार पर ये एक रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या फिर त्रिघाती बहुपद है, ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें इस बहुपद के अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो लिखेंगे चूंकि बहुपद की घात 2 है, अतः यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। ओके, सेकेंड देखिए, इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है। चूंकि बहुपद की घात 3 है, अतः ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। अतः यह त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, थर्ड में क्या है, इसके अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये कैसा होगा, चूंकि बहुपद की घात 2 है, अतः यह कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, फोर्थ क्या है, 1 प्लस एक्स, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये कैसा होगा, रैखिक बहुपद। क्योंकि बहुपद की घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है। ठीक है, अतः यह रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या है, 3t, इसमें चर t है, इसकी घात क्या है, 1 है, तो 1 है तो क्या हुआ, रैखिक बहुपद। तो क्या लिखेंगे, चूंकि बहुपद की घात 1 है, ठीक है, अतः यह रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। ठीक है, 6 नंबर क्या है, बहुपद आर स्क्वायर, इसमें चर आर है और इसकी अधिकतम घात 2 है, यानी ये क्या हुआ, द्विघाती बहुपद होगा। तो लिखेंगे चूंकि बहुपद की घात 2 है, अतः यह कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। लास्ट क्वेश्चन है 7x3, तो यहां पे अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो कैसा होगा, ये त्रिघाती होगा। तो लिख देंगे चूंकि बहुपद की घात 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार से यदि आपको जितनी भी चीजें मैंने आपको पहले बताई है वो आपने अच्छे समझ ली है, तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान आपको लगेगी।
हमने आपको पूरी लगभग कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। आप लोग इसको एक बार फिर से अपने मन से रिवाइज कर लीजिए, तो हम उम्मीद करते हैं आपको 2.1 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जितने भी मैंने आपको स्टार्ट में रूल बताया उनको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि विभाग ये पूरा चैप्टर बहुपद ये आपको 10th में भी मिलेगा और उसकी आगे क्लास में मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, या फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उस टॉपिक को हम फिर से आपको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।